अगर तुम लोग को डर लगता है तो ये वीडियो अभी छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो से तुम लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये मूवी आप लोग को एक ऐसे शापित गाँव और ऐसी मिस्टीरियस दुनिया में लेके जाती है जहाँ पे लोग जब इस मूवी को देखते हैं तब उनके हार्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। एक ऐसा गाँव जहाँ 20 साल से एक भी बच्चा स्किन के साथ पैदा नहीं हुआ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि इंडोनेशिया की सबसे भयानक गाँव से इंस्पायर्ड हॉरर फिल्म का प्लॉट है। एक लड़की सोचती है कि वो सिर्फ अपनी पुरानी जायदाद लेने जा रही है, लेकिन उसको क्या पता था कि पूरा गांव उसकी मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उस श्राप को तोड़ने के लिए उस लड़की की स्किन चाहिए थी। ये फिल्म ऑडियंस को अपने एटमॉस्फेयर से डराती है, जहां हमें पुरानी कहानियां और अंधविश्वास का बेस्ट मिक्सचर देखने को मिलता। अगर तुम असली डर देखने की हिम्मत रखते हो तो ही ये वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो तुम लोग को रात में नींद नहीं आने वाली। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की माया को देखते हैं जो कि टोल बूथ कलेक्टर होती। माया को टोल बूथ में आज रात के समय ड्यूटी लगी थी। काम की बोरियत को दूर करने के लिए वो अपनी दोस्त डिनी से फोन कॉल पर बात कर रही होती है, जो कि दूसरे ही टोल बूथ पर काम करती थी। रात के 3 बज रहे होते हैं और अगर आप लोग हॉरर फोकलोर से थोड़ा सा मिले हुए हो तो आपको पता होगा कि ये समय बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता। अब माया के सामने एक कार आके रुक और इस कार को वो पहले भी कई बार देख चुकी थी। कार के अंदर बैठा हुआ आदमी अजीब तरीके से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? माया एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, मेरा नाम माया है। क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? वो आदमी एकदम अजीब आवाज में पूछता है, क्या तुम हरजोसारी गांव में रहती हो और क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता का नाम दोनो वांगसो है? माया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। वो सिर्फ इतना कहती है कि नहीं, मेरा नाम माया है। वो आदमी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेता है क्योंकि पीछे से एक ट्रक आ रहा था। माया देखती है कि वो आदमी अपने हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार लेके उसकी तरफ भागता चला आ रहा है। डर के मारे माया घबराती हुई बहुत तेज भागने की कोशिश करती, लेकिन वो आदमी उसको पकड़ लेता है। वो आदमी उस हथियार से माया के पैर पे एक कट लगा देता है और उस तलवार को उठाकर वो माया को मार डालने वाला था। वो आदमी चिल्लाता हुआ कहता है कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे परिवार का छोड़ा हुआ श्राप हमारे ऊपर आए। वो आदमी माया को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसको गोली मारकर मार डाल। सीन यहाँ पे कट होता है और हमको कई साल बाद का समय दिखाया जाता है। पता चलता है कि माया और दिनी ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया था, लेकिन बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होता और उनके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। असल में माया जब 5 साल की थी तभी उसके माता पिता मर गए थे। एक आंटी ने माया की देखभाल करी थी। उसे याद आता है कि बचपन में वो आंटी उसे माया नहीं बल्कि रुहायु नाम से बुलाती थी, लेकिन थोड़ी बड़ी होने पर आंटी उसे रुहायु नाम से नहीं बुलाती थी। उन्होंने उसे माया नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। जिस आंटी ने उसे बचपन में पाला था उसके सामान को देखते हुए माया को अपने बचपन की एक फोटो मिलती है। फोटो में माया अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी और पीछे एक बहुत बड़ा घर दिख रहा था। तभी माया को उस आदमी ने जो गांव का नाम बोला था वो याद आता है। माया उस फोटो को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर ये बड़ा घर उसके माता पिता का है तो अब वो विरासत में उसका होना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता अब जिंदा नहीं है। वो डिसाइड करती है कि वो गाँव जाएगी और उस घर को बेच देगी और इस काम के लिए दिनी भी साथ चलने का बोलती है। कुछ देर बाद माया जब वॉशरूम जाती है तब अचानक से उसको एक अजीब चीज दिखाई देती। उसके पैर पे जहाँ पे कट लगा था वहाँ से खून निकलने लगता है। ये थोड़ी सी अजीब बात, क्योंकि कट लग के काफी टाइम हो चुका था और घाव अब तक सूख भी गया था। जब वो उस कट को थोड़ा सा कुरेदती है तब उसके अंदर से एक कागज बाहर निकलता। उस कागज में एक अजीब भाषा में कुछ मंत्र लिखे हुए थे और माया उस भाषा को समझ नहीं पाती, इसीलिए वो उस पेपर की फोटो खींच लेती है और उसको फ्लश कर देती है। जब वो बाहर आती है तब वो देखती है कि एक औरत ब्लैक ड्रेस में अजीब तरीके से उसको घूर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे दिनी आ जाती है और वो इस बारे में भूल जाती है। अगले दिन माया और दिनी बस से गांव की तरफ निकल जाती। माया एक एंशिएंट लैंग्वेज वाले टीचर को वो कागज की फोटो दिखाती है। वो टीचर ये देख के डर जाता है और वो कहता है कि ये मंत्र एक्चुअली पुरानी जापानीज भाषा में लिखा गया है। ये किसी डिमोनिक शक्ति और काले जादू से जुड़ा हुआ है। ये मंत्र इंसान को अपनी आत्मा से दूर रखने के लिए है। ये सब सुन के माया काफी ज्यादा डर जाती। इसके बाद गाँव जाते वक्त माया कुछ अजीब चीजें देखती है। वो आधी रात को जंगल के बीच में 3 छोटी बच्चियों को खड़ी हुई देखती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब माया दीनी को दिखाने की कोशिश करती है तब दीनी उन्हें नहीं देख पाती। अगली सुबह ये लोग एक घोड़े वाले की मदद से गांव तक पहुंचते हैं, जहां पे वो खुद को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बताते हैं। वो घोड़ा वाला काफी अजीब आवाज में कहता है कि इस गांव में काफी कम लोग रहते हैं, तो अगर कभी तुम लोग किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे फोन कर लेना, और वो अपना नंबर दे देता है। माया और दीनी विलेज हेड के घर जाती। विलेज हेड का नाम सप्तधी होता है और वो एक पपेट मास्टर होता। घर से सप्तधी की माँ मिशनी बाहर आती। माया कहती है कि वो सप्तधी से पपेट्री सीखने के लिए आई है, लेकिन सप्तधी घर पे नहीं था, इसीलिए माया और दीनी अपने एंसेस्टर्स के घर आराम करने के लिए चली जाती। और ये वही घर होता है जो कि उन लोगों ने तस्वीर में देखा था। घर इतना बड़ा और सुंदर होने के बाद भी ये सालों से खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि शायद यहाँ पे अकेले रहने की हिम्मत कोई नहीं करता था। ये घर खुद कई सालों से अपने अंदर कई
सारे रहस्य छुपाए हुए था। रात होने के बाद माया घर में रखी अपने माता पिता की फोटोज देख रही होती, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि घर के अंदर रखी एक भी फोटो में माया कहीं भी नहीं थी। ठीक तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। देखने में पता चलता है कि गांव में किसी की मौत हो गई है और उसकी बॉडी को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। गांव वालों के चले जाने के बाद माया और दिनी सिमेट्री जाते हैं, क्योंकि माया को उसके माता पिता की कब्र को विजिट करना था। लेकिन वो दोनों हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चों की ग्रेव्स मिलती है जिनकी उम्र 2 दिन से भी कम थी। इतने सारे छोटे बच्चे इस गाँव में मर चुके थे। सिमेट्री से निकलते वक्त उन्हें एक जगह माया के पिता का नाम ढका हुआ मिलता है। ये देखकर दिनी माया से कहती है कि शायद तुम्हारे पिता का गाँव वालों से कुछ खास अच्छा रिश्ता नहीं था। अब रात हो जाती है और दोनों उस घर में वापस आके आराम करने लगते। आधी रात को अचानक से कुछ आवाजों की वजह से माया की नींद टूट जाती। बाजू वाले घर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उस घर में एक माँ ने जस्ट अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन फिर भी सब लोग उस घर में बच्चे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज्यादा डरावना सीन सामने आता। विलेज हेड सप्तती उस बच्चे को बिना किसी रहम के पानी में डुबाकर मार डाल। अब रात खत्म होती है और सुबह माया और दिनी देखते हैं कि गाँव वाले फिर से एक लाश को सिमेट्री की तरफ लेके जा रहे हैं। वो लोग हैरान रह जाते हैं कि कल रात में ही तो एक इंसान मरा था, सुबह होते ही एक और मौत हो गई। इसके बाद दोनों लोग गाँव वालों का पीछा करते हुए सिमेट्री तक पहुँच जाते। गाँव वाले उनकी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते। माया और दिनी वहाँ से जाने लगती है, तभी सप्तती उन्हें रोककर पूछता है कि तुम लोग कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो इस गांव में नहीं देखा। दोनों खुद को यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स बताती। ये सुनकर सप्तती उन्हें अपने घर आकर बात करने के लिए इनविटेशन देता है। अब इसके बाद माया दिनी को घर जाने के लिए कहती है और खुद कुछ सामान लेने के लिए बाजार चली जाती। वहाँ एक दुकानदार से बात करने पर वो अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, तुम्हें पता नहीं ये घर क्यों छोड़ दिया गया था? वो दुकानदार, जिसका नाम राती होता है, बताती है कि एक समय इस घर से हमारे गाँव में एक भयानक बीमारी फैल गई और उससे कई सारे लोग मरने लगे थे। अब दूसरी तरफ दिनी घर पर अकेली थी। अचानक से 2 गांव वाले उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि ये घर बहुत पुराना है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कोई और जगह ढूंढ लो। बातों बातों में दिनी को पता चलता है कि गांव के मुखिया सप्तती के पास इस घर के सारे कागज है और वो रहायु नाम की लड़की का इंतजार कर रहा है ताकि वो उसको सब कुछ सौंप सके। अगर सप्तती घर के कागज रहायु को दे दे तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। दिनी अचानक से झूठ बोल देती। वो कहती है कि मेरा नाम ही रहायु है। अब उसने ये झूठ इसीलिए बोला था क्योंकि माया उस वक्त बाजार में थी और दिनी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी सारे कागज लेकर माया को वापस ले जाए। ये सुनते ही गांव वाले जल्दबाजी में दिनी को सप्तती के पास ले जाने लगते हैं। दिनी उनके साथ अकेले ही निकल पड़ती है और चलते चलते वो लोग घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल इतना ज्यादा घना था कि दिनी के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। दिनी थोड़ा सा डर जाती है और वो कहती है कि अभी नहीं, मैं बाद में अपनी दोस्त को लेकर आऊंगी। लेकिन गाँव वाले उसकी बात नहीं सुनते और उस पर जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए दिनी अचानक से जंगल में भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो गाँव वाले उसको पकड़ लेते। दिनी रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी एक गांव वाला उसके सर पे हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब दिनी को एक सुनसान जगह पे उल्टा लटका दिया जाता है। जब उसको होश आता है तब वो लगातार रोती रहती है। थोड़ी देर बाद सप्तती और उसकी माँ मिशनी वहाँ पे पहुँचते हैं। मिशनी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मिशनी सीधा दिनी के पास जाकर उसका गला काट देती। इसके बाद दिनी के शरीर से वो स्किन उतार लेती है और उससे कठपुतली खेलने के लिए एक पुतला बना देती। दूसरी तरफ माया यानी कि असली रहायु पूरे गाँव में अपनी दोस्त दिनी को ढूंढ रही होती है। वो सप्तती के पास तक जाती है मदद मांगने, लेकिन सप्तती ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। माया घर लौटकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। तभी एक छोटी सी लड़की उसे बुलाती है और कहती है कि एक प्रेग्नेंट औरत बच्चे को जन्म देने वाली, चलो देख लो। माया छुपकर एक छेद से उस घर के अंदर झांकती है और वो देखती है कि एक औरत ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चा बहुत ज्यादा भयानक था। मतलब उसके शरीर पे बिल्कुल भी स्किन नहीं थी। बच्चे का पिता रोने लगता है और सप्तती उस बच्चे को पानी में डुबाकर मार डालता है। सप्तती बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि इतने सालों के बाद शायद अब ये श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन कैसा श्राप, माया को कुछ समझ नहीं आता। ये सब देखकर माया बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराहट में आवाज कर देती है। घर के लोग तुरंत बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें माया नहीं बल्कि राती खड़ी हुई दिखाई देती। असल में राती ने माया को छुपने में मदद की थी। गाँव वालों के चले जाने के बाद राती माया को अपने घर ले जाती और कहती है, क्या तुम जानते नहीं कि ये पूरा गाँव श्रापित है? यहाँ पे कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे कोई भी नया बच्चा देखने को नहीं मिलेगा। ये सुनकर माया हैरान हो जाती और कहती है कि लेकिन मैंने तो 3 छोटी बच्चियों को देखा था। राती जवाब देती है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले 20 सालों से यहाँ पे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और जो पैदा हुए उन्हें मार दिया गया। राती आगे बताती है कि माया के दादा इस गाँव के बहुत बड़े अमीर आदमी थे। वो अपने परिवार के साथ उसी बड़े घर में रहते थे जहाँ पे माया अभी रुकी हुई है। उनकी मौत के बाद उनका बेटा दोनों वंशों विलेज हेड बना। वो एक बहुत ही बढ़िया पपेट आर्टिस्ट था। उस वक्त सप्तती की माँ मिशनी
दोंगवोन्सो के घर में सिर्फ एक नौकरानी थी। दोंगवोन्सो ने गांव की सबसे सुंदर लड़की शिंता से शादी की थी। कई सालों तक शिंता और उसके कोई बच्चे नहीं हो पाए। आखिरकार 5 सालों बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गांव में किसी ने भी उस बच्ची को कभी नहीं देखा था। असल में उस बच्ची के शरीर पर स्किन नहीं थी और उसका रूप बहुत ज्यादा भयानक था। इसी इंसिडेंट के बाद गाँव में 3 छोटी लड़कियां अचानक से लापता हो जाती है और कई सालों बाद दोंगवोन्सो के साथ एक छोटी लड़की को देखा गया। और हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की बिल्कुल हेल्दी थी, एकदम नॉर्मल जैसी। इसी बात ने पूरे गांव वालों को हैरान कर दिया था कि अगर उसकी बच्ची नॉर्मल थी तो इतने सालों तक छुपा के क्यों रखा। गांव वालों के बीच में बातचीत और चर्चा होने लग। तभी सप्तदी ने पूरे गांव में एक अफवाह फैला दी कि दोंगवोन्सो की बेटी एक भयानक बीमारी से पीड़ित और उसे ठीक करने के लिए दोंगवोन्सो ने काला जादू का इस्तेमाल किया। उसने ये तक कहा कि इस काले जादू की वजह से ही गाँव में वो 3 लड़कियां गायब हुई थी। अब एक दिन पपेट शो दिखाते वक्त दोंगवोन्सो ने अचानक पागलों की तरह कई सारे लोगों को मार डाला था। उसने यहाँ तक अपनी बीवी शिंता को भी मार दिया था और उसके बाद उसने तलवार से अपना खुद का गला काटकर सुसाइड भी कर लिया था। दोंगवोन्सो की बेटी को घर की नौकरानी छुपाकर गांव से दूर एकदम शहर में लेके चली गई थी। अब हमको पता चलता है कि उसी बच्ची का नाम राहायु रखा जाता है, जो कि बाद में माया नाम से जानी जाती। राती आगे बताती है कि उसी दिन से गांव में श्राप लग गया था। हर नया बच्चा बिना स्किन के पैदा होने लगा। सप्तदी उन बच्चों को पानी में डुबा के मार देता था ताकि उनको दर्द से मुक्ति मिल सके। सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा था जिसे जीने दिया गया था और वो भी आज जंगल में बहुत दर्द भरी जिंदगी जी रहा है। इसके बाद सप्तदी ने गाँव में एक घोषणा की। वो कहता है कि इस श्राप की सबसे पहली शिकार राहायु थी। अगर राहायु की स्किन उतार कर उसको पपेट बना दिया जाए तभी गाँव का ये श्राप खत्म होगा। इसी वजह से जब दिनी ने खुद को राहायु बताया तो उसकी स्किन उतारकर पपेट बना दिया गया, लेकिन श्राप खत्म नहीं हुआ क्योंकि दिनी असली राहायु थी ही नहीं। ये सब सुनते वक्त माया की नजर अचानक से एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में वही आदमी था जिसने फिल्म की शुरुआत में उसे मारने की कोशिश की थी। माया हैरान होकर राती से पूछती है, ये आदमी कौन है? राती जवाब देती है, ये मेरा पति है। राती ये भी बताती है कि वो खुद प्रेग्नेंट है। उसका पति शहर गया था ताकि इस श्राप को खत्म करने का कोई उपाय ढूंढ सके। अब ये सुनकर माया एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि राती का पति अब जिंदा नहीं है। राती बताती है कि उसकी दादी एक शमन थी। उन्होंने कहा था कि ये श्राप इतना खतरनाक है कि ये कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा इसका बस रूप बदल सकता है। और इसी वजह से राती माया को पहचानने के बाद भी उसका कुछ भी बुरा नहीं कर रही थी। अब गाँव वालों को समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलत लड़की को राहायु समझ लिया था। पूरा गाँव मिलकर असली राहायु यानी कि माया को ढूंढने लगते हैं। अपनी दोस्त दिनी की मौत की सच्चाई जानने के बाद माया एकदम रोने लगती है। वो खुद को ही दोष देने लगती है क्योंकि उसके ही लालच के चक्कर में वो इस गाँव में आई थी। माया फैसला करती है कि अब वो एक पल भी इस गांव में नहीं रुकेगी। वो तुरंत ही इस गांव से भागने की तैयारी करती है। माया बिना वक्त गवाए गांव से भागने की कोशिश करती है और इसीलिए वो उसी टांगे वाले को फोन करती है जिसने उसको गांव पे आके छोड़ा था और कहा था कि कभी भी कोई मुसीबत हो तो उसे कॉल कर लेना। माया का फोन आते ही टांगे वाला पुलिस को लेकर गाँव में आ जाता है। दूर से माया देखती है कि गाँव वालों ने टांगे वाले को घेर लिया है और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पुलिस वाला भी इन्हीं गाँव वालों में से एक है। पुलिस वाला टांगे वाले से उसका फोन मांगता है लेकिन वो उसे देने से मना कर देता है। गुस्से में आकर पुलिस वाला उसे गोली मार देता है और मार डालता है। ये देखकर माया अंदर से टूट जाती है। वो सोचती है कि उसकी मदद करने आया हुआ निर्दोष आदमी भी उसकी वजह से मारा गया। माया तभी एक चाल चलती है। वो अपने फोन को जंगल में एकदम दूसरी तरफ फेंक देती है ताकि फोन की आवाज सुनकर गाँव वाले उल्टी दिशा में चले जाए और उसे भागने का मौका मिल सके। भागते भागते माया को जंगल में एक कार मिलती है। वो कार ड्राइवर से मदद मांगती है लेकिन अचानक से ड्राइवर को एक बहुत खतरनाक विजन दिखाई देता है। वो देखता है कि उसके पैसेंजर सीट पे एक छोटी बच्ची की आत्मा बैठी हुई है और वो अपनी स्किन नोच नोच कर खा रही होती। ये सीन इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है कि ड्राइवर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी कार पेड़ से टकरा जाती। माया अब जंगल में छुप के बैठ जाती। जब वो आंखें खोलती है तब वो देखती है कि उसके सामने वही 3 छोटी बच्चियों की आत्मा खड़ी होती है जो सालों पहले गायब हो गई थी। ये बच्चियों की आत्मा माया को एक विजन दिखाती है जो उसके परिवार की असलियत बताती है। माया देखती है कि उसके पिता दोंगवोन्सो की शादी शिंता से हुई थी, लेकिन शिंता असल में सप्तदी से प्यार करती थी। शादी के बाद भी शिंता और सप्तदी के बीच में संबंध बने रहे थे। कुछ समय बाद शिंता प्रेग्नेंट हो जाती और इसका मतलब ये है कि माया असल में सप्तदी की बेटी थी, दोंगवोन्सो की नहीं। अब ये बात सप्तदी की माँ मिशनी को पता चल जाती है और मिशनी शिंता और दोंगवोन्सो का बाल लेकर काला जादू करती। उस ब्लैक मैजिक की वजह से सप्तदी शिंता को भूल जाता है और शिंता के गर्भ में पल रहा बच्चा श्रापित हो जाता है। असल में मिशनी अपने बेटे सप्तदी से एक माँ की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे लगाव से जुड़ी हुई थी जो सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं था। वो हमेशा सप्तदी को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। कुछ टाइम बाद शिंता एक बच्चे को जन्म देती है लेकिन उस बच्चे के शरीर पर स्किन नहीं होती। अब दोंगवोन्सो नहीं जानता था कि ये उसका बच्चा नहीं है। जब वो उस न्यूबॉर्न बच्चे की हालत देखता है तो दुख
दुख और पागलपन में वो तीनों बच्चियों की बलि दे देता है। उनकी हड्डियां और स्किन को वो काले जादू में इस्तेमाल करता था और उनकी स्किन से पपेट बनाकर पपेट शोज दिखाता था। इसके बाद एकदम से एक चमत्कार हो जाता है, माया एकदम से हेल्दी और एकदम नॉर्मल बच्ची बन के बाहर आती। लेकिन उस दिन के बाद से माया को उन तीन बच्चियों की आत्मा दिखने लगी थी और उनका दर्द महसूस करने लगी थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए दोंगोन्सो पुरानी जापानीज भाषा में एक मंत्र लिखता है और उसको माया के पैर के स्किन के नीचे छुपा देता है। इसी वजह से सालों बाद वो कागज माया के पैर से बाहर निकला था और जैसे ही वो मंत्र उसके शरीर से अलग हुआ, माया फिर से उन तीन बच्चियों की आत्माओं को देखने लगी थी। अब एक दिन दोंगोन्सो पपेट का एक बहुत बड़ा शो रखने की तैयारी कर रहा होता है, तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और ये हमला असल में सप्तदी ने करवाया था। सप्तदी अपना चेहरा छुपाकर दोंगोन्सो की जगह ले लेता है और उन तीन बच्चियों की मौत का बदला लेने निकल पड़ता है। वो दोंगोन्सो के साथियों को मार देता है, इंक्लूडिंग उसकी वाइफ शिंता। लास्ट में वो दोंगोन्सो का भी गला काट देता है और उसको भी मार देता है। उसके सारे पपेट्स अपने पास रख लेता है। अब मैंने आप लोग को पहले बताया था जब ये इंसिडेंट हुआ तब एक नौकरानी ने रहायु को चुपके से शहर भेज दिया था। अब ये नौकरानी कोई और नहीं मिशनी ही थी जो माया को गांव से दूर ले गई और उसे दूसरी औरत के देखभाल में छोड़ दिया था। ये पूरी सच्चाई वो तीन बच्चियों की आत्मा ने माया को सपने के रूप में दिखाया था। वो आगे माया से कहती है, हमारी हड्डियां और हमारी स्किन को एक साथ मिट्टी के नीचे दफन कर दो, तभी ये श्राप खत्म होगा। तभी अचानक से माया को होश आता है और अब वो समझ चुकी थी कि श्राप को खत्म करने का असली रास्ता क्या है। होश आने के बाद राती फिर से माया की मदद करती है और उसे उस आदमी से मिलवाती है जिसे जन्म के वक्त स्किन ना होने के बाद भी जिंदा छोड़ दिया गया था। वो आदमी जंगल में अकेला और दर्द भरी जिंदगी जी रहा था। उसकी हालत देखकर माया का दिल टूट जाता है और वो कसम खा लेती है कि जब तक उसके शरीर में जान है वो इस गाँव को श्राप से मुक्त करने की कोशिश करती रहेगी। माया और राती मिलकर सप्तदी के घर पहुंचती है और वहां से उन तीन बच्चियों की स्किन से बने हुए पपेट्स को चुरा लेती है। इसके बाद ये लोग माया के एंसेस्टर्स के घर जाते हैं और जमीन खोदते हैं और उन्हें उन बच्चियों की हड्डियां भी मिल जाती है। इसके बाद वो हड्डियों को और स्किन से बने हुए पपेट्स को साथ में मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। अब कई सालों बाद पहली बार उन तीनों बच्चियों की आत्माओं को शांति मिली है, लेकिन माया अभी भी 100% श्योर होना चाहती थी कि सच में श्राप खत्म हो चुका है। इसी दिन गाँव में एक प्रेग्नेंट औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। माया फैसला करती है कि वो इंतजार करेगी और देखेगी कि बच्चा नॉर्मल पैदा होता है या नहीं। कुछ ही देर में मिशनी और गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। वो लोग माया को पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उल्टा लटका देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे दिनी को लटकाया गया था। और इस बार उनका इरादा असली रहायु यानी माया की स्किन उतारने का था। जब माया को होश आता है तो वो अपने सामने सप्तदी को देखती है। माया उससे कहती है कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम मेरे पिता हो। एक पिता होकर तुम मुझे ही मारने जा रहे हो और ये श्राप किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ मिशनी के कारण शुरू हुआ था। ये सच सुनकर सप्तदी शॉक रह जाता है। वो अपनी माँ की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या ये सब सच है? मिशनी अब गुस्से से पागल हो जाती। वो अपने गले पे चाकू रख देती है और धमकी देती है, अब तू ही फैसला कर, या तो रहायु को मार या अपनी माँ को मरता हुआ देख। सप्तदी पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। तभी राती दौड़ती हुई वहाँ पहुँचती है और उसकी गोद में एक न्यूबॉर्न बेबी होता। वो जोर से चिल्लाती है, ये बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, इसके शरीर पर स्किन है। ये देखकर सप्तदी बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये श्राप वाकई में टूट चुका है। गिल्ट में डूबा हुआ सप्तदी अपने माँ के हाथ को पकड़ता है और उनके हाथ में रखा हुआ तलवार से अपना ही गला काट लेता है। अपने बेटे को मरता हुआ देख मिशनी भी पागल हो जाती। कुछ ही देर बाद वो अपना भी गला काट लेती है और मर जाती है। इसके बाद राती माया को आजाद कर देती। हरजोसारी गांव में 20 साल के बाद पहली बार एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ था। गांव वाले माया को छोड़ देते हैं और माया हमेशा के लिए उस श्रापित गांव को छोड़कर चली जाती। अब 1 साल बाद हरजोसारी गांव को दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्रेग्नेंट औरत होती है। वो औरत अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन जब वो अपने वॉशरूम के मिरर को देखती है तो अचानक से उसके पीछे मिशनी की आत्मा नजर आती। वो डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ती है। उसका पति वहाँ पे भाग के पहुँचता है, लेकिन जो उसके सामने नजारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी पत्नी के पेट में अब कोई बच्चा नहीं था, हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। दिखाया जाता है कि मिशनी की आत्मा उस बच्चे को गर्भ से खींचकर बाहर निकाल लेती है और उसकी स्पिरिट एक अजन्मे बच्चे का फ्लैश खा रही थी। यही दिखाते हुए फिल्म खत्म हो जाती। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। सवाल ये उठता है कि जब माया ने श्राप को तोड़ दिया था तो फिर मिशनी की आत्मा ने एक और माँ के बच्चे को क्यों छीन लिया? एक्चुअली इसका जवाब पहले ही दे दिया गया था। राती की दादी जो कि एक शमन थी,
थी उन्होंने कहा था कि ये श्राप इतना भयानक है कि ये कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। अगर इसे खत्म करने की कोशिश करी भी जाए तो ये किसी नए रूप में वापस आ जाएगा। इसीलिए स्किन के बिना बच्चे पैदा होने वाला श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन अब मिशनी की आत्मा के रूप में एक नई बुराई जन्म ले चुकी थी। श्राप का रूप तो बदल गया था, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस अभी भी जिंदा था। मूवी खत्म होने के बाद भी इम्पेटिगोर अपने पीछे कुछ ऐसे गहरे सवाल छोड़ जाती है जो हर बार देखने पर एक नया मतलब निकाल कर देती है। सबसे पहली और जरूरी बात, मूवी के एंडिंग को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ऐसा लगता है कि माया ने कर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी एक नई स्पिरिट दिखाई देती है। इसकी वजह यह है कि माया ने सिर्फ उन 3 बच्चियों के स्पिरिट्स को आजाद किया था जिनकी बोन्स और स्किन उसने साथ में दफन किए थे, लेकिन जो कर्स शिंता ने ब्लैक मैजिक के जरिए माया को खुद बचपन में दिया था वो कर्स कभी पूरी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। उसे सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जा सकता था। इसी वजह से जब पुराना वाला कर्स टूटा तो इसीलिए नया कर्स खुद ब खुद गाँव में आ गया। अब मूवी के बिल्कुल शुरुआत में राती का हस्बैंड माया तक पहुंच गया था और उसके पीछे भी यही 3 लड़कियों के स्पिरिट का हाथ माना जा सकता है। माया को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा एहसास होता है कि कोई इनविजिबल प्रेजेंस उसका पीछा कर रही है। असल में वही तीनों स्पिरिट्स उसको फॉलो कर रही थी, लेकिन क्योंकि सप्तदी ने उसके स्किन में वो ब्लैक मैजिक का पेपर छुपा के रखा था, इसीलिए माया उन स्पिरिट्स को पूरी तरह से देख नहीं पा रही थी और उनका सिर्फ एहसास ही महसूस कर पा रही थी। तो दोस्त, ये थी इम्पेटिगोर मूवी की पूरी कहानी और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे बताने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब सिंस आप लोग को ब्लैक मैजिक वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं एक्सक्लूसिव आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें ब्लैक मैजिक करना सिखाया गया था। इस मूवी में ब्लैक मैजिक करना इतनी तगड़ी तरीके से सिखाया गया था कि लोग इसको ट्राई करने लगे। तो अगर तुम लोग भी चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क। बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मुझे मत कहना। दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।